हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी मीडियम। दिस इज श्वेता गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कवर कर लिया था। उस वीडियो में हमने देखा था कि जो क्रांति है किन किन कारणों से हुई थी, फ्रांस का समाज कैसा था, राजा की नीतियां क्या थी। अब हम देखेंगे कि जो क्रांति है, क्रांति में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे। तो चलिए गाइज, हम देखते हैं जो क्रांति थी, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। सो मेनली जो क्रांति है 1789 में इस क्रांति की शुरुआत हो गई थी। जब हम किसी भी देश की क्रांति को स्टडी करते हैं तो उसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। सो हम देखेंगे जो क्रांति थी 1789 में कौन कौन सी घटनाएं इस क्रांति के दौरान हुई। तो क्रांति को समझने से पहले हमें एक और टर्म को समझ लेना होगा, मध्य वर्ग। एंड इस पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते रहते हैं। मध्य वर्ग का मतलब क्या था? फ्रांस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो थी किसानों के साथ हो रही थी, सारी समस्या उनके साथ हो रही थी। सो गरीबों के उन अधिकारों के लिए जो लोग खड़े हुए थे उन्हें बोलते हैं मध्य वर्ग। ठीक है, तो इसे आप कैसे डिफाइन करोगे? तीसरे स्टेट के बड़े व्यापारियों, शिक्षकों मीन्स पढ़े लिखे लोग, शिक्षितों व वकीलों का समूह था जो समाज में नए विचारों को ला रहे थे, नए विचारों का प्रचार कर रहे थे। प्रचार मतलब उनको लोगों तक फैलाना। ओके, सो अब यही वो लोग थे जो ये सवाल उठा रहे थे कि विशेष अधिकार सबके पास नहीं होने चाहिए, सबको एक जैसे अधिकार, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हम सबको समानता मिलनी चाहिए। तो इस तरह के विचार इन लोगों ने अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था और आगे चलकर ये इन्हीं लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस पूरी क्रांति को अंजाम देने में। हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट घटना कब हुई थी, किस दिन हुई थी। तो इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 5 मई 1789 से। देखेंगे इस दिन कौन सी इम्पोर्टेंट घटना हुई थी। सो इस दिन जो घटना हुई थी उसे कहते हैं एस्टेट्स जनरल की सभा का भंग होना। सो गाइस, हम समझ लेते हैं कि एस्टेट जनरल का मतलब क्या था। ये एक सभा थी, एक काइंड ऑफ ग्रुपिंग थी लोगों की जो उस दिन भंग हो गई थी, उनकी मीटिंग डिस्टर्ब हो गई थी। तो वो कैसे हुई थी? तो सबसे पहले हमें समझना होगा स्टेट जनरल का मतलब क्या होता है। फ्रांस में जो राजा थे, जो भी शासक थे, जब भी कोई वो नई नीति बनाते थे तो उन्हें हमेशा कुछ लोगों के सामने अपने प्रस्ताव को रखना होता था और उन्हीं लोगों को स्टेट जनरल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों वर्गों, जो हमारे तीनों वर्ग थे, पादरी, कुलीन और तीसरा स्टेट, उन तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों का समूह था जो नई नीतियों पर जो नए प्रस्तावों को मंजूरी देते थे। राजा जो भी नए प्रस्ताव लाता था, करों को बढ़ाने से जुड़े हुए, उन सब प्रस्तावों को, जो नए प्रस्तावों को मंजूरी देते थे। लेकिन इस सिस्टम से खास जुड़ी हुई बात थी और उन्हीं को हम बोलते हैं एस्टेट जनरल, कि हर बार राजा ही डिसाइड करते थे कि इनकी जो मीटिंग है कब और कहाँ बुलानी है। तो अगर हम 5 मई की बात करें तो 5 मई के दिन ये जो मीटिंग है ये कहाँ बुलाई गई थी? वर्साई में काफी बड़ा महल था राजा का और उस आलीशान से महल में, वर्साई के विशाल महल में इस पूरी मीटिंग को बुलाया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट ये भी बनता है, मीटिंग में कौन कौन आए थे। सो अगर सदस्यों की बात करें, कितने सदस्य इस मीटिंग में शामिल हुए थे? सो पादरी वर्ग के टोटल 300 सदस्य शामिल हुए थे। कुलीन वर्ग की बात करें तो कुलीन वर्ग से 300 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और तीसरा वर्ग क्या है हमारा? तीसरा स्टेट। तो तीसरे स्टेट के लोग ज्यादा हैं इसलिए 600 लोग शामिल हुए थे। अब ये लोग बैठे कैसे हुए थे? सो पादरी वर्ग के प्रतिनिधि, कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि 300 आमने सामने बैठे हुए थे और जो बचे हुए जो लोग थे 600 लोग, वो ऐसे पीछे खड़े हो रखे थे। ठीक है, मीटिंग शुरू हुई। राजा ने प्रस्ताव रखा कि भाई हमें और भी ज्यादा टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। तो ऐसे में जो है
ये जो पीछे खड़े हुए तीसरे वर्ग के लोग थे, इन्होंने कहा कि इस बार हम जो है हर एक व्यक्ति वोट डालना चाहता है। राजा ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसी बात पे ये 600 लोग नाराज हो गए। इन्हें लगा कि भाई राजा ने हमारा अपमान किया है और ये मीटिंग छोड़कर चले गए, और वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। एंड यहीं से लोगों में एक आक्रोश, एक जुनून, एक गुस्सा भर गया था राजा के विरोध में कि अब हमें कुछ भी करके जो है इस राजा से निजात पाना है, छुटकारा पाना है। सो इसी घटना को बोलते हैं एस्टेट्स जनरल की सभा का भंग होना। चलिए अब देखते हैं हमारी जो दूसरी घटना है। सो वो दूसरी घटना जो है हमारी, सो गाइस अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट घटना थी वो क्या हुई थी। हमने पढ़ ही लिया है, उस मीटिंग से वो 600 लोग नाराज होकर चले गए थे। अब आप खुद सोचिए, उन 600 लोगों में सारे शिक्षित, बड़े बड़े व्यापारी, वकील, ये सारे पढ़े लिखे लोग रहे थे। सो जो ये लोग हैं, इन लोगों ने इस बात को एक बहुत बड़े अपमान के तौर पे लिया और इन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने 20 जून में आम जनता को इकट्ठा करा और इन्होंने फिर एक फैसला लिया कि अब हम जो है अपने ही एक संगठन बनाएंगे, अपना ही ग्रुपिंग बनाएंगे। तो 20 जून को क्या किया था इन्होंने, हम कह सकते हैं कि एस्टेट्स जनरल की सभा जो थी, इनका जो ग्रुप था, सभा ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था स्वयं को? नेशनल असेंबली, कि भाई इस पूरे देश में हमसे ज्यादा बड़ा संगठन तो कोई है ही नहीं। तो इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट घटना हुई थी। और उस दिन उन्होंने एक उद्देश्य भी लिया था, क्योंकि जब भी कोई ग्रुपिंग होती है, जैसे कई दोस्तों की ग्रुपिंग होती है, तो हमेशा हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है। तो वैसे इनकी जो ग्रुपिंग हुई थी, ये संगठन इन्होंने बनाया था, इसका एक ही उद्देश्य था कि हम सारे मिलकर अब किस पे फोकस करेंगे, संविधान निर्माण पे फोकस करेंगे। तभी जाकर इन राजा के शक्तियों पे हम रोक लगा पाएंगे। तो इनका उद्देश्य यही था, संविधान निर्माण करना। एंड ये इसी दिन से किसमें जुट गए थे, संविधान निर्माण करने में जुड़ गए थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना संविधान बना रहे थे। लेकिन राजा ने अब तक इस संगठन को मंजूरी नहीं दी थी, वो अभी भी संगठन के खिलाफ थे। पर ऐसे में ही कुछ ऐसी घटना हुई वहां पर जिसने पूरी क्रांति के रुख को, जो इतनी शांति से क्रांति चल रही थी, उसको काफी ज्यादा एक कह सकते हैं आक्रामक रूप दे दिया था। और वो घटना हुई थी हमारी 14 जुलाई 1789 को। अब इस दिन क्या हुआ था, इस पूरी घटना को समझेंगे हम। ये पूरी घटना जो है, इसको अगर हम एक सिंपल सी हेडलाइन दें तो इस घटना को आप लिख सकते हो पेरिस नगर में दंगे फसाद, या फिर पेरिस नगर में विद्रोह। ठीक है, ये हेडिंग आप इसे दे सकते हैं। अब इस पूरी घटना को समझेंगे। पेरिस नगर में क्या था, एक अफवाह सी फैलाई गई थी। आप जानते हैं लोग अफवाहों पे कितनी जल्दी विश्वास करते हैं। और अफवाह ये फैलाई गई थी कि जो राजा है, राजा ने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया है कि आप नगर में जाओ और वहां के आम लोगों पे, जो क्रांतिकारी हैं, उन पे गोलियां चला दो। अब ऐसी अफवाह पे लोगों ने तुरंत विश्वास कर लिया था। और फिर ये जो नेशनल असेंबली के लोग हैं काफी डर गए थे कि अभी तो हमारा संविधान पूरी तरह से बना भी नहीं है और अभी ऐसा कुछ होगा तो हम कैसे सामना कर पाएंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर जो है राजा के सैनिकों का सामना करेंगे। और फिर जो है हम कह सकते हैं इस घटना में क्या क्या हुआ आगे, तो हम कह सकते हैं कि पेरिस नगर में 7000 पुरुष कह सकते हैं लोग जो थे वो इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए थे ये पता होना चाहिए आपको। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल है, जिससे हम काफी फेमस हॉल है, जिसे हम टाउन हॉल कहते हैं। टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो ये सारे लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने अपना क्या बनाया, एक जन संगठन बनाया। क्या बनाया, एक जन सेना बनाई इन्होंने अपनी। ठीक है, क्योंकि इनको कुछ भी करके राजा के सैनिकों का सामना करना था। अब इन लोगों ने अपनी जनसेना बनाई और राजा के सैनिकों के पास क्या थे, हथियार, लेकिन इन लोगों के पास हथियार नहीं थे। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि विद्रोह की शुरुआत हुई। और इन लोगों ने क्या करा, सबसे पहले हथियार इकट्ठा करने के लिए कहाँ हमला किया था, बास्तिल के किले पर। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता रहता है। बास्तिल के किले पर इन्होंने आक्रमण किया था। अब जब बास्तिल के किले पर आक्रमण किया तो वहां से इनको 2 फायदे हुए।
पहला तो जो वहाँ के पुराने सैनिक थे, निर्दोष कैदी थे, उन कैदियों को उन्होंने छुड़ा लिया ताकि इनकी जो टीम है काफी बड़ी हो सके। कैदियों को छुड़ाया। एंड सेकंड काम इन्होंने क्या करा था, वहां से जितने हथियार हो सके उन सारे हथियारों को कब्जे में ले लिया था। हथियारों पर कब्जा। तो इस तरह से अब इनके पास भी क्या आ गए थे, हथियार आ गए थे। ठीक है। एंड फिर वहीं उस पूरे दिन पूरे पेरिस नगर में कई दिनों तक ये घटना चलती रही थी, दंगे फसाद हो रहे थे। जितने भी क्या नाम है भड़काए हुए लोग थे, जिन्हें पाव रोटी काफी महंगी मिल रही थी, वो दुकानों पे आक्रमण कर रहे थे। आम लोग जो है राजा के सैनिकों से लड़ रहे थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्रत्यक्ष विद्रोह हमें पेरिस नगर में देखने को मिला और यहीं से इस क्रांति ने एक तरह से एक काफी आक्रामक रूप ले लिया था। अब इसकी हम अगली घटना देखते हैं। अब देखो, ये जो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, इसका कुछ ना कुछ परिणाम भी होगा। इसका परिणाम ये हुआ था कि जो राजा थे वो अब समझ चुके थे कि हमें जो है आम लोगों को मंजूरी देनी ही पड़ेगी और अब जो है यहाँ की जनता मेरे दबाव में नहीं रह सकती। तो इसका एक ही परिणाम हुआ था कि जो राजा थे, राजा ने नेशनल असेंबली को मंजूरी दे दी थी कि भाई आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना संविधान बनाते रहो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसका एक ही परिणाम हुआ था, नेशनल असेंबली को राजा द्वारा मंजूरी दे दी गई। से क्लियर है पूरा इवेंट, कैसे कैसे पूरी घटनाएं हुई थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इवेंट देखते हैं अपना कब हुआ था। जहां तक हम बात करें अपने अगले इवेंट की, उसके बाद नेशनल असेंबली शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करती रही, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुई। ठीक है। तो फिर हम देखते हैं 1791 का ईयर। ये काफी इम्पोर्टेंट ईयर है। क्यों इम्पोर्टेंट ईयर है? क्योंकि 1791 में क्या हुआ था, नेशनल असेंबली ने संविधान का कार्य पूरा कर लिया था, निर्माण कार्य। 1791 में क्या हुआ था, संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। ठीक है। जैसे आप जानते ही हो, इंडिया में या फिर किसी भी देश में जब संविधान बनाया गया है तो उसमें कई लोगों की मेहनत लगी है एंड कई लोगों का काफी ज्यादा मेहनत लगी है। तो अगर हम बात करें फ्रांस की, फ्रांस में भी 1789 से कोई काम शुरू हुआ था। 1791 मीन्स कम से कम 2 साल के लगभग इनको टाइम लगा अपना संविधान तैयार करने में। अब संविधान की खासियत क्या थी? तो अगर इसकी हम खासियतों पे चर्चा करें तो पहली खासियत तो ये थी कि जो इसका पहला पन्ना होता है संविधान का, वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। उस पन्ने का नाम हमेशा एग्जाम्स में आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ये उस पहले पन्ने का नाम था। ये काफी इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा माइंड में रखना है। नाउ अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने विशेष बातें कही थी। तो पहला ये है कि इन्होंने विशेष अधिकार, जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इस व्यवस्था को खत्म किया। विशेष अधिकारों की जो व्यवस्था थी फ्रांस में, उसकी समाप्ति की। ठीक है, कि अब भाई किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे, सबको जैसे अधिकार मिलेंगे। देन इन्होंने क्या करा, राजा की शक्तियों को कंट्रोल किया और सारी शक्तियां राजा को नहीं दी। इस बार राजा की शक्तियों को सीमित किया। सीमित मतलब कंट्रोल कर दिया कि सिर्फ राजा के पास कुछ एक आध शक्तियां होंगी, सारी शक्तियां नहीं होंगी। और इसकी और खास बात क्या थी कि उस संविधान में इन्होंने शासन के 3 अंग बनाए। ठीक है, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन के 3 लेवल बनाए और यही सेम लेवल इंडिया में भी है आज हम देखें तो। और वो 3 लेवल क्या थे? पहला है हमारा आता है विधायिका, आपने नाम सुना ही होगा। सेकंड आता है कार्यपालिका, जो सेकंड लेवल था। एंड थर्ड आता है हमारा न्यायपालिका। सो पहले तो हम हर एक स्ट्रक्चर के काम समझ लेते हैं। विधायिका का काम हमेशा होता है नियम व कानूनों को बनाना, नियम कानून पॉलिसीज वगैरह को बनाना। तो वहां पर भी सेम काम दिया गया था। कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को लागू करना। ठीक है, और न्यायपालिका का काम होता है जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की रक्षा करना। तो ये तीनों काम
इन तीनों स्ट्रक्चर्स को दिए गए। अब विधायिका में कौन से लोग, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन से समूह आते हैं, तो विधायिका में नेशनल असेंबली के लोगों ने स्वयं को रखा। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि अब उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि फ्रांस में जो भी कुछ नीतियां बनाएंगे, जो भी कुछ फैसले लेंगे, वो कौन लेंगे, नेशनल असेंबली के सदस्य ही लेंगे, और राजा का काम सिर्फ क्या होगा, उन नीतियों को लागू करना। ठीक है, सो मीन्स आप खुद देख सकते हो राजा को सिर्फ कितने कम उन्होंने जो है राइट्स दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो अब जो उनकी विधायिका तैयार हुई थी, उन्होंने टोटल 750 सदस्य रखे थे। ठीक है, जिन्हें लोग वोट डालकर चुनेंगे, और वो सारे सदस्य हमारे विधायिका बन जाएंगे, और विधायिका क्या करेगी, सारे इम्पोर्टेंट फैसले लेगी। राजा को सिर्फ एक ही काम दिया गया था, राजा को उन्होंने कार्यपालक बना दिया। कार्यपालिका का काम सिर्फ किसको दिया गया था, राजा को दिया गया था। न्यायपालिका में हमारे मेन लिया जाते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश तो आप जानते हो ना, कोर्ट, जज, जिनका मेन काम क्या था, लोगों को जो भी अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों की, उन कानूनों की रक्षा करना। ठीक है, अब जब नेशनल असेंबली ने इस संविधान की घोषणा की, इस संविधान को समाज के सामने प्रस्तुत किया, तो वहाँ के राजा को समझ में आ चुका था कि अब जो है नेशनल असेंबली कुछ भी कर सकती है। राजा को कहीं न कहीं इस बात का डर था कि कहीं जो है मेरे अधिकारों का, मेरी जो पावर है वो ना छिन जाए। तो राजा जो था वो ऐसे चुप बैठने वाले नहीं थे। इसके बाद जो है काफी इम्पोर्टेंट घटना हुई, जो कि जिसे हमें बहुत बड़ा युद्ध भी कह सकते हैं। अब वो युद्ध कब शुरू हुआ था, उस युद्ध को हमें समझना है। तो हमारा नेक्स्ट इवेंट हुआ, ये युद्ध शुरू हुआ था हमारा अप्रैल 1792 में। ठीक है, तो राजा जो था, राजा को हमेशा से ये डर था कि उन्हें कुछ भी करके जो है अपनी शक्ति, अपनी जो पावर है वो मेंटेन करके रखनी है। तो उन्होंने क्या करा था, राजा ने जितने ही पड़ोसी राजा थे उनसे हेल्प मांगी, जैसे कि जो प्रशा के राजा थे उनसे हेल्प मांगी, प्लस जो ऑस्ट्रिया के राजा थे उनसे हेल्प मांगी। ठीक है, और उन राजाओं से हेल्प मांगी और उनकी भी सेनाएं ले ली। तो राजा के पास क्या हुआ, एक बहुत बड़ी सेना हम कह सकते हैं कि इकट्ठा हो गई। ठीक है, तो राजा ने हम कह सकते हैं कि इस दिन क्या करा था, नेशनल असेंबली के खिलाफ, नेशनल असेंबली को रोकने के लिए, उनके सारी गतिविधियों को बंद करने के लिए युद्ध की घोषणा की। नेशनल असेंबली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ये काफी इम्पोर्टेंट घटना है जिसने काफी सारे चेंजेस लेकर आए इस क्रांति में। ठीक है, एक तरफ थे हमारे राजा, प्रशा, उनकी पूरी सेना थी, ऑस्ट्रिया के राजा, उनकी पूरी सेना थी, और दूसरी तरफ थे हमारे नेशनल असेंबली के लोग। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि उस समय क्या मनस्थिति रही होगी नेशनल असेंबली की, क्योंकि उनके पास कोई भी आइडिया नहीं था कि राजा अचानक से इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और अचानक से वो हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देंगे। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो क्या करें। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा है कि नेशनल असेंबली ने शुरुआत से किनकी बात की थी, गरीब किसानों की, मजदूरों की और उनके अधिकारों की बात की थी। तो समाज के जितने भी पुरुष थे वो सारे नेशनल असेंबली के साथ शामिल हो गए थे कि भाई अब ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, अब ये लड़ाई हम सबकी है और हम सबको मिलकर इसको लड़ना है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ इस तरह से हमारी सेनाएं तैयार हुई और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हम कह सकते हैं कि लगभग 3-4 महीने तक चला था। अब इस युद्ध के देखेंगे परिणाम क्या क्या हुए थे। युद्ध के परिणामों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे सिंपल सी बात है, जब भी किसी देश में युद्ध होता है उस युद्ध में हमेशा बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस युद्ध से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। इस युद्ध से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। सेकेंड, हम कह सकते हैं कि जितने भी समाज में पुरुष थे वो सारे के सारे मैक्सिमम लोग इस युद्ध में शामिल हो गए थे और युद्ध के चलते मारे गए थे। तो हम कह सकते हैं कि समाज में पुरुषों की कमी हो गई थी, जितने भी मेल्स थे उनकी संख्या में कमी आ गई थी। ठीक है, और महंगाई जो पहले से ही बढ़ रही थी अब वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। तो हम कह सकते हैं कि महंगाई में भी बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगी थी। अब इस युद्ध का सबसे इम्पोर्टेंट परिणाम क्या हुआ था, अगर उन सबसे इम्पोर्टेंट जो हम परिणाम है अगर उसको हम समझें तो सिंपल सी बात है, इस युद्ध का इम्पोर्टेंट परिणाम क्या हुआ था, जो नेशनल असेंबली वाला ग्रुप था, 2 पार्टीज थी, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। एंड में ये वाली जो पार्टी थी ये हमारी जीती थी।
नेशनल असेंबली की क्या हुई थी इस युद्ध में, बहुत बड़ी जीत हुई थी, क्योंकि पूरी समाज के लोग इन्हीं की तरफ थे। ठीक है, अब देखो जब भी युद्ध होता है जो पार्टी जीतती है हमेशा वो हारने वाली पार्टी पे अपना कब्जा कर लेती है। एग्जैक्टली वहीं पे हुआ था। तो इन सारे बातों को कि इसके बाद युद्ध के बाद क्या क्या हुआ था उसको हम समझेंगे। तो उसको हम सब पॉइंट दे देते हैं कि जो क्रांति थी, क्रांति के परिणाम क्या क्या रहे। सो सब पॉइंट में इस पूरे कंटेंट को हम समझ सकते हैं। तो जो सबसे पहला परिणाम हमें देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है, सबसे पहला जो परिणाम देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कि ये जो क्रांति थी, इस क्रांति में युद्ध भी हुआ, दंगे फसाद भी हुए, नेशनल असेंबली की जीत हुई। उसके बाद नेशनल असेंबली ने क्या किया, तो चलिए देखते हैं इस क्रांति की पहला परिणाम क्या हुआ था। तो जो सबसे पहली घटना रही है परिणाम से जुड़ी हुई, वो घटना हुई थी हमारी 10 अगस्त 1792 को। हमने जान लिया था कि सेम ईयर अप्रैल में जो युद्ध था स्टार्ट हुआ था। अब आप इन दोनों इवेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये जो युद्ध है हमारा 3-4 महीने तक चला, युद्ध में ये सारे परिणाम हुए हमारे एंड नेशनल असेंबली की जीत हुई। अब नेशनल असेंबली ने सोचा कि हमें अपने राजा को ही बदलना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या करा, सीधा राजा पर आक्रमण किया और सबसे पहले ट्यूलेरिया के महल पर आक्रमण किया, क्योंकि जो राजा था वो काफी डर के कहाँ छुपा हुआ था, ट्यूलेरिया के महल में। तो ट्यूलेरिया के महल पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण के बाद राजा और उनके फैमिली मेंबर्स को उन्होंने बंदी बना लिया। राजा व परिवार जनों को बंदी बना लिया। ठीक है, और बनाने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सा है, इन सबको कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि उन्हें यही स्टेप उठाना काफी इम्पोर्टेंट लग रहा था तो उन्होंने यही स्टेप उठाया। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ 10 अगस्त को। फिर देखते हैं और कौन सी घटना हुई थी। तो उसके बाद जो है अगली घटना हुई थी हमारी 21 सितंबर 1792 को, सेम ईयर हुई थी 21 सितंबर के दिन। इस दिन क्या हुआ था, जब राजा को उन्होंने जेल में डाल ही दिया तो मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी शासन व्यवस्था को उन्होंने खत्म कर दिया था। जो वहां पर राजा की मनमानी निरंकुशता चल रही थी वो सब कुछ खत्म कर दिया था। अब 21 सितंबर को उन्होंने क्या करा, उन्होंने घोषणा करी, राजतंत्र का उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी कि अब यहाँ पे किसी भी तरह का राजतंत्र, राजा का शासन, राजा की मनमानी नहीं चलेगी। राजतंत्र को खत्म किया। सेकेंड स्टेप उन्होंने उस दिन क्या की थी अनाउंसमेंट, गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है, अब ये गणतंत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो अगर सरल भाषा में समझे, गणतंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार जिसमें राजा को कौन चुनती है, लोग चुनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह सरकार जहां राजा का चुनाव जनता करती है। जैसे अगर हम फेमस एग्जाम्पल लें इस सिस्टम का, तो ये कहाँ पे देखा जाता है, ये सिस्टम आप भारत में देख सकते हो। भारत में यही होता है, हर 5 साल में यहाँ पे वोटिंग करते हैं हम, और हमें जो नेता पसंद होता है हम उसी को अपना मंत्री, अपना सीएम, पीएम बनाते हैं। तो सेम वही व्यवस्था वहाँ पे शुरू कर दी गई उस दिन से। देन अब देखो, जब वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई तो उस राजा पे मुकदमा चलाया गया और ये पता किया गया कि राजा ने बहुत गलत तरीके से फैसले लिए थे, और इसी फैसले के चलते उन्हें 21 जनवरी 1793 के दिन राजा को और उसके बाद उनकी पत्नी को फांसी पर लटका दिया गया था। राजा को सार्वजनिक मीन्स सबके सामने फांसी पर लटकाया गया। और यहाँ तक आते आते हम देखते हैं कि लुई सोल्वे की जो मृत्यु थी वो इस दिन हो गई थी 21 जनवरी 1793 को। फिर उसके बाद उनकी वाइफ, जितने भी लोगों को दोषी पाया गया उन सबको क्या करा गया, उन सबको फांसी पर लटका दिया गया। अब हम देखेंगे यहाँ तक आते आते हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जितना भी राजतंत्र था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। फिर देखेंगे कि वहाँ उसके बाद लुई सोल्वे के बाद वहाँ पे जब गणतंत्र की स्थापना हुई तो समाज में कौन कौन से नए शासक आए। ठीक है, एंड क्रांति के बाद वहाँ का समाज किस तरह से रहा उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी पार्ट 3 होगी।